आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये है 8 अक्टूबर की शाम का दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। आगे दिखने की होड़ में कैसे टीवी चैनलों ने पैसे देकर खरीदी टीआरपी, इन्हें लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या बातें कही, सुनवाएंगे। और दिल्ली में पराली से होने वाले प्रदूषण ने दस्तक दे दी है, अब यहां आने वाले समय में कैसे हालात होंगे, बताएंगे। साथ ही जानेंगे कारण कि क्यों पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध के बीच फसल की खरीद में इजाफा हुआ है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसी रही कल अमेरिका में हुई वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट। लेकिन उससे पहले हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। मुंबई पुलिस ने टीवी चैनलों की टीआरपी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साफ साफ कहा कि रिपब्लिक टीवी पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाता था। उन्होंने कहा कि इसके बदले लोगों को पैसे दिए जाते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक रिपब्लिक टीवी टीआरपी के लिए जोड़तोड़ में लगा हुआ था। लॉकडाउन के दौरान राजधानी दिल्ली में साफ हुई हवा की स्थिति फिर से खराब हो गई है। 3 महीनों में पहली बार आज दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। एजेंसियों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा सहित आसपास के राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली की हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ आज पार्टी सड़कों पर उतर आई है। राजधानी कोलकाता में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस वजह से विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हाथरस गैंगरेप कांड की जांच लगातार जारी है। इस बीच पुलिस की जांच का एक वीडियो सामने आया है। 14 सितंबर को शूट हुआ ये वीडियो घटना के ठीक बाद का है। वीडियो में पता लगता है कि वहां पर 4 हंसियां मिली है। इसके अलावा चप्पल और अन्य सामान मिला है, जो साबित करता है कि घटना के वक्त वहां पर कई लोगों की मौजूदगी थी। साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए यह सम्मान दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। और अमेरिका की मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक देश के टॉप 4 अरबपतियों की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर टॉप पर बने हुए हैं। मुकेश अंबानी के बाद दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है। तीसरे नंबर में आईटी कंपनी HCL के शिव नाडर का नाम शामिल है। चौथे नंबर पर डीमार्ट के मालिक राधा किशन दमानी है। आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मेरा नाम अमन गुप्ता है। मुंबई में आज पुलिस ने फॉल्स टीआरपी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीद रहे थे। इन चैनलों की जांच की जा रही है। 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिनमें से एक के पास से 20 लाख रुपया जब्त हुआ है। पुलिस के मुताबिक टीआरपी जारी करने वाली कंपनी बार्क ने कहा है कि हंसा नाम की एक और कंपनी को टीआरपी मीटर लगाने और मेंटेनेंस करने का काम दिया गया था। उसी के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने चैनल वालों के साथ मिलकर घपला किया है। चूंकि टीआरपी मीटर किन घरों में लगे हैं ये नहीं बताया जाता, मगर ये जानकारी न सिर्फ लीक की गई बल्कि उन घरों में रहने वाले लोगों को पैसा देकर मनाया गया कि वो खास चैनलों को लगातार चलाए रखें ताकि उनकी टीआरपी रेटिंग बाकियों के मुकाबले ज्यादा आए। इस बारे में खुलासा करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं। कुछ मुंबई में हैं, कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। बीआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई के हमारे सहयोगी साहिल जोशी मौजूद थे। पीसी के ठीक बाद उन्होंने कुछ बातें विस्तार से बताई हैं, सुनिए। मुंबई पुलिस ने इस बारे में पूरी जांच की है
और उसके बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसपे 3 चैनल के नाम निकले थे और एक चैनल जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है। उसके साथ साथ एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लोगों के भरोसे को तोड़ा गया, ये बात भी इसपे निकलकर सामने आती है। जिस तरीके से कुछ स्पेसिफिक घरों में टीआरपी मैनेज करके, जो पब्लिक मीटर्स है उसको मैनेज करके ये पूरा मामला किया गया, ये बात यहां से निकलकर सामने आती है। मामला जो दर्ज किया गया है वो 420 का मामला है, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, वो गलत तरीके से लोगों को फंसाए जाने का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि करीब करीब वही कार्रवाई रिपब्लिक टीवी के खिलाफ भी होगी। रिपब्लिक टीवी के जो प्रमोटर हैं उनके खिलाफ भी होगी। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उनको समन किया जाएगा और उनको भी यही सवाल पूछे जाएंगे जिसके आधार पे जो 2 मराठी चैनल्स के जो प्रमोटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, उसी आधार पे रिपब्लिक टीवी को भी बुलाया जाएगा। ये पूरी जांच जो है वो बीएआरसी की तरफ से जब मुंबई पुलिस को इस बारे में शिकायत की गई, उसके बाद जो रेटिंग एजेंसी है, जो रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने शिकायत की कि उनका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो लीक किया गया है और उसके आधार पे कोई मैनेज कर रहा है। उसके बाद मुंबई पुलिस इसमें उतरी। मुंबई पुलिस ने उस कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर रजिस्टर किया और उसी के आधार पे आगे की पूरी जांच इसमें की गई है। आपको पता है कि सिर्फ इतना तक जांच यहाँ पर रुकेगी नहीं, तो इस फेक टीआरपी के आधार पे जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कमाया गया, जिस तरीके से पैसे कमाए गए, वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। यानी गलत तरीके से गुनाह करके पैसे कमाने का मामला भी इसमें शामिल होगा और उसी तर्ज पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। ये थे हमारे सहयोगी साहिल जोशी। अच्छा, अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि हमने पॉडकास्ट में आज जाने माने सर्प विज्ञानी गौरी शंकर से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि भारत में ही सबसे ज्यादा सांपों के काटने से मौतें क्यों होती हैं। तो उसे जरूर सुनिएगा। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। जैसे ही फसल कटने का सीजन खत्म हुआ, पराली जलने की घटनाएं एक बार फिर शुरू हो गईं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि बीते 24 घंटे में भारत में 550 जगहों पर पराली जलाई गई। दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली से होने वाला प्रदूषण बढ़ने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली में प्रशासन हड़बड़ाया हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में पराली गलाने वाले कैप्सूल के बारे में जानने के लिए विजिट किया था। अब इसके छिड़काव की वहां तैयारियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। नोटिस भी जारी किया है। अब 16 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। हमारे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के डेटा जर्नलिस्ट हैं निखिल रामपाल। उन्होंने आसपास के इलाकों में पराली जलाने और प्रदूषण से जुड़े कुछ आंकड़े जुटाए हैं। मैंने उनसे पूछा कि बीते कुछ हफ्तों में आंकड़े क्या दर्शाते हैं। देखिए, बीते कुछ हफ्तों के आंकड़े में दर्शाते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर के आसपास का इलाका है, स्पेशली अगर मैं नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वहां पर बीते एक हफ्ते में जो हवा का जो गुणवत्ता होती है, एयर क्वालिटी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वह बहुत ही खराब हो गई है। यदि आप कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, सिटीज को देखें, जैसे चरखी दादरी, भिवाड़ी, मुरादाबाद, बुलंदशहर, यमुनानगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, इन सब एरिया को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले एक हफ्ते में चाहे दिल्ली की हवा अभी मॉडरेट कैटेगरी में है, अभी पुअर नहीं है, लेकिन इन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में पराली जलने की वजह से जो एयर क्वालिटी है वो खराब श्रेणी में आ गई है। यहाँ का जो AQI है वो 200 से ऊपर चला गया है। निखिल जी, जो CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े आए हैं, वो बताते हैं कि 3 महीने बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI खराब स्तर पर पहुंच गया है और आसपास जिस तरह से पराली जल रही है, आप कैसे देखते हैं दिल्ली में कब तक हालात गंभीर होने की आशंका है? देखिए, आप अगर CPCB का आज का जो ताजा बुलेटिन आया है, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आज जो है पहली बार दिल्ली का जो AQI है आफ्टर मंथ्स में, इतने महीनों बाद 200 से ऊपर गया है। हमने DIU ने एक हफ्ता पहले हमने स्टोरी की थी कि ठीक 8 तारीख के बाद दिल्ली का जो AQI है वो 200 से ऊपर जाता है और बड़े आश्चर्य की बात है कि आज सच में वो 208 दिखा रहे हैं दिल्ली का AQI। तो आज का जो AQI है वो दिल्ली का आज से पुअर शुरू हो गया है। और अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखें तो हमें पता चलता है कि अब जो दिल्ली का एयर क्वालिटी है वो पुअर से नीचे नहीं है, वो पुअर से ऊपर जाएगा। 20-21 अक्टूबर के बाद वो वेरी पुअर, बहुत खराब हो जाएगा और नवंबर के आते आते लगभग दिवाली तक और उसके कुछ हफ्तों बाद तक वह सीवियर यानी 400-500 की रेंज में आ जाता है। तो अब कहना गलत नहीं होगा, पर दिल्ली की अच्छी हवा के जो अच्छे दिन थे वो गए। आज से
अब प्रदूषण में सांस लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि पराली जल्दी नहीं रुक रही है। ये थे DIU में डेटा जर्नलिस्ट निखिल रामपाल। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। एक तरफ पंजाब हरियाणा में नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों ने यह दावा किया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार फसल की खरीद इन दो राज्यों में बढ़ रही है। करीब 23% ज्यादा खरीद का इस बार अनुमान है। साथ ही इस बार पिछले साल की तुलना में 8,581 अधिक खरीद केंद्र खोले गए। पंजाब में हमारे संवाददाता हैं मंजीत सहगल। मैंने उन्हें फोन लगाया और पूछा कि इस बार प्रोक्योरमेंट यानी खरीद बढ़ने के क्या कारण हैं। क्या आंदोलनों से इसका कोई रिश्ता है? देखिए, हम इस खबर को समझने के लिए हमें एक तो किसानों के मनोविज्ञान पे जाना होगा और दूसरे मौसम पे। हम इन दोनों चीजों को सामने रखकर अगर बात करें तो सबसे पहले मौसम की बात करें। अब की बार जो फसल है धान की, वो थोड़ा पहले पक गई है और उसका उधर से केंद्र सरकार ने भी 53 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से MSP बढ़ा दी और जो प्रोक्योरमेंट का तरीका था, एक हफ्ता पहले से ही शुरू कर दिया प्रोक्योरमेंट। तो ये कारण तो है जो कुदरती तौर पर इसके लिए जिम्मेवार है। किसान जो है पहले दिन ही फसलें लेकर आ गए थे। और अब बात करते हैं किसानों से के मनोविज्ञान की। दरअसल मार्केट में और गांवों में एक अफवाह है कि हो सकता है केंद्र सरकार MSP को बंद कर दे। हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि MSP बंद नहीं होगी। MSP के सिस्टम के तहत सेंट्रल पूल के लिए जितना भी अनाज खरीदा जाता है वो खरीदा जाएगा, बल्कि अब की बार कुछ ज्यादा ही खरीदा जाएगा। लेकिन किसानों के मन में भय है और इसी के चलते किसान धड़ अपनी फसल मंडियों में पहुंचा रहे हैं, शायद ये सोचकर भी कि कहीं MSP बंद ना हो जाए। एक कारण ये भी हो सकता है। तो मंजीत, आप कैसे देखते हैं, ज्यादा खरीद करके सरकार बफर स्टॉक क्यों बढ़ाना चाहती है? शायद उसके कई कारण और हैं बफर स्टॉक बढ़ाने के। एक बड़ा कारण ये है कि पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक के दौरान सरकार ने जो नॉर्मल PDS की लिए जो प्रोक्योरमेंट होती है, हमें पता है वो 90% के आसपास पंजाब और हरियाणा से ही होती है। और अब की बार उसको बढ़ाने का एक दूसरा मकसद ये भी है कि सरकार ने अब फ्री मुफ्त में अनाज बांटना या प्रभावितों को अनाज ज्यादा बांटा है, तो उसको ज्यादा प्रोक्योर करने का जो 23% ज्यादा प्रोक्योरमेंट है वो इस नजरिए से भी की गई है। बफर स्टॉक सरकार का बढ़ेगा और उधर केंद्र सरकार भी किसानों को एक पॉजिटिव साइन देना चाहती है, अपनी तरफ से एक एश्योरेंस देना चाहती है कि उनका जितना भी फसल है वो केंद्र सरकार खरीदती जितनी आई है उसको खरीदती रहेगी। और उनके बीच में दरअसल एक पॉजिटिविटी सरकार बढ़ाना चाहती है। तो MSP बढ़ाने का भी यही एक फैसला था केंद्र सरकार का, 53 रुपए प्रति क्विंटल जो बढ़ाई गई, और दूसरा बफर स्टॉक बढ़ाने का भी इसी नजरिए से फैसला लिया गया होगा। ये थे पंजाब में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट का तो चलन है ही, वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट भी यहां होती है। इसे लेकर सिर्फ एक डिबेट होनी थी जो कल सॉल्ट लेक सिटी में हुई। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने इसमें हिस्सा लिया। तो इस डिबेट में किन बातों पर फोकस रहा, यही पूछा हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में शोधकर्ता कशिश परपियानी से। देखिए, ये जो डिबेट हुई कल, ये बहुत अच्छी डिबेट थी। बहुत सभ्य तरीके से दोनों कैंडिडेट्स ने एक दूसरे से बात की, बहस की। उस पैमाने में तो ये डिबेट बहुत अच्छी थी, मगर मुझे लगा कि जो ये टॉपिक जो कवर हुए थे, 9 टॉपिक्स कवर हुए 90 मिनट में, उसमें फॉरेन पॉलिसी से लेकर कोरोना वायरस से लेकर सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेशन सब कुछ डिस्कस हुआ। तो मुझे लगा कि सिर्फ 10 मिनट पर टॉपिक बहुत कम था और मॉडरेटर को फॉलो अप क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं रहा। उससे ये क्या हुआ कि दोनों कैंडिडेट्स काफी हद तक बचे रहे। उसका मतलब ये है कि वो सवालों का जवाब दे ही नहीं रहे थे। अगर आप देखें तो जैसे
पेंस को कोरोना वायरस पर ज्यादा दबाव आया था क्योंकि वो कोरोना वायरस टास्क फोर्स के चीफ हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। मगर वो 10 मिनट के सेगमेंट में वो सिर्फ वही बात बोलते रहे कि देखिए हमने जो काम किया है वो अच्छा ही है, अगर हमने ये सब नहीं किया होता तो अमेरिका में 2 मिलियन से ज्यादा डेथ हो सकती थी। जनवरी एंड में हमने चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया, तब जो बाइडेन ने इस पॉलिसी का निंदा की थी। तो हमने जो किया है वो सही है, और यही वो दोहराते रहे जो 2-3 क्वेश्चन हुए 10 मिनट में। उसी तरह से कमाला हैरिस का आई थिंक मुझे लगता है वीक पॉइंट विदेश नीति है। तो उसमें भी वो सिर्फ ऐसी बातें कर रही थी जिससे वो वोटर्स को उत्तेजित कर सके। मगर मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी जो डेमोक्रेट्स की है कि आप ये उसी चीजों पर लाइट डालते रहे कि जिसमें देखिए ट्रम्प ने अमेरिकन मिलिट्री के बारे में क्या बोला, ट्रम्प ने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के बारे में क्या बोला, ऐसी चीजों पे फोकस ज्यादा होगा तो जो रिपब्लिकन का आर्गुमेंट है कि वोटर्स उस चीजों पर वोट करते हैं जो चीजें उन्हें अफेक्ट करती है, ना ही कि जो चीजें वो उन्हें ऑफेंड करती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए कल रात की डिबेट को तो काफी हद तक दोनों कैंडिडेट बचे रहे अपने वीक पॉइंट्स को एड्रेस करने में, और मुझे लगा कि 9 टॉपिक्स कुछ ज्यादा ही थे। अच्छा कशिश, चूंकि कमला हैरिस को लेकर भारतीयों में बड़ी दिलचस्पी है, अब भारतीय मूल की हैं, तो उनके बारे में बताइए, वे पेंस के सामने किस तरह से पेश आई? देखिए जिस तरह से उनका व्यवहार रहा वो तो काफी हद तक बढ़िया था, और ये कल पता चल गया कि बाइडेन ने कमला हैरिस को क्यों चुना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट की तरफ से, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी डिबेटर हैं। वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, सेनेट जुडिशरी कमेटी में वो काफी प्रोमिनेंट मेंबर है। तो वो डिबेटिंग स्टाइल जो उनका है वो बहुत बढ़िया है। पेंस भी थोड़े वैसे सहमे से लग रहे थे कल के डिबेट में, तो कमला हैरिस काफी हद तक उन पर हावी हो गई थी, स्पेशली वो कोरोना वायरस मुद्दे को लेकर जो सेगमेंट हुआ, जो पहला सेगमेंट था मेरे ख्याल से, उसमें कमला हैरिस ने काफी अच्छी तरह से पेंस को थोड़ा बैकफुट पे डाल दिया। तो उनके परफॉर्मेंस के नजरिए से अगर बात की जाए तो उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, काफी अच्छी तरह से डिबेट किया दोनों कैंडिडेट्स ने, और पिछले डिबेट से कंपेयर किया जाए तो ये डिबेट तो काफी, जैसे मैंने कहा, सभ्य थी और काफी शांतिपूर्वक दोनों ने एक दूसरे से बहस की। अच्छा कशिश, आपने बताया कि इस डिबेट में समय कम था और ढंग का आउटपुट नहीं निकल कर आया, फिर ये डिबेट होनी भी एक है, आप कैसे देखते हैं इसका कैसा असर पड़ेगा वहां के वोटर्स पर? मुझे नहीं लगता ज्यादा हद तक होगा इससे कुछ इम्पैक्ट, क्योंकि जैसे आपने कहा सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है और प्रेसिडेंशियल डिबेट तो 3 होती है। और इसमें एक चीज जो सामने उभर कर आई कि देखिए ये डिबेट हुई है एक हफ्ते, सेनेट जुडिशरी कमेटी की मीटिंग होने वाली है एमी कॉनी बैरेट के नॉमिनेशन को लेकर, उसके 10-12 दिन पहले हुई है डिबेट। अगर ये डिबेट उसके बाद भी होती तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट होता, क्योंकि कमला हैरिस वो कमेटी पर है। तो कमला हैरिस जब वो कमेटी पर जाएंगी अभी 1-2 हफ्ते में, तो वहां पे काफी हद तक फायरवर्क्स होंगे, काफी हद तक वो उन पर कैमरा, उन पे नेशनल अटेंशन काफी होगा। मगर अब क्योंकि ये डिबेट उसके पहले हुई है तो मुझे नहीं लगता इतनी दिलचस्पी होगी ये डिबेट को लेकर। और वैसे भी कहा जाता है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है उसमें ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो फर्स्ट इम्प्रेशन जमाने के लिए वो बेस्ट होती है, क्योंकि उसके लिए व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है। तो ये ट्रम्प और बाइडेन की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी कुछ दिनों पहले, उसमें 70 मिलियन लोगों ने वो डिबेट देखी लाइव। उतना नंबर कभी नहीं हुआ है जिन्होंने वो डिबेट देखी हो। दूसरी बात जो ये डिबेट से पता चली, और मुझे लगता है जिसके वजह से इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा, कि इसमें इकोनॉमी को लेकर सबसे ज्यादा बात हुई नहीं। मुझे लगता है बिल्कुल भी बात नहीं हुई इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि इकोनॉमी और लोगों को आर्थिक व्यवस्था के लेकर उनको क्या अफेक्ट होता है वो एक प्राइमरी रीजन होता है उनके वोटिंग के पीछे। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों की बात हुई, कोरोना वायरस, सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेशन, फॉरेन पॉलिसी, और इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस था ही नहीं। तो मुझे लगता है ये भी एक रीजन है कि ये डिबेट का कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। ये थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में शोधकर्ता कशिश परपियानी। तो दिन भर में आज इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत अगर आप करना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट समय से मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।
कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से।